तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों ये वीडियो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की और ये जो है लास्ट वीडियो है आपके जो चैप्टर चल रहा है वाटर पॉल्यूशन का। जो आपका चैप्टर चल रहा है वाटर पॉल्यूशन का उसका यह लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो आपका घुलित ऑक्सीजन होता है उसकी कल्पना कैसे की गई थी, उसका संकल्पना क्या है, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है और कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो ये जो वीडियो है या लास्ट वीडियो है आपके वाटर पॉल्यूशन की। यानी अगर बात करें तो शायद यह चैप्टर नंबर 3 आपका चल रहा है और यह चैप्टर 3 का पार्ट 4 है और यही लास्ट वीडियो है। तो चलिए आज देख लेंगे हम बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है और इसका जो वाटर पॉल्यूशन होता है इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे बीओटी। बीओटी क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट जानते भी होंगे और बहुत से स्टूडेंट होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो बीओटी इसका फुल फॉर्म होता है, अगर बात करें तो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है और इसका हिंदी जो होता है वो होता है जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। क्या होता है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। तो बीओडी को समझते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसमें कुछ प्योर भी होते हैं और लास्ट में कुछ इसके क्या बोलते हैं नॉन प्योर, यानी जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो भी होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों में। तो जो कार्बनिक होता है और जो अकार्बनिक होता है, इनके जो व्यर्थ वाले पदार्थ रहते हैं, जो इनके व्यर्थ वाले पदार्थ रहते हैं मतलब जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या करते हैं, वो जैसे आपका जलाशय हो गया, बड़े बड़े समुद्र हो गए, नदी हो गए, तो उसमें जो घुलनशील ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के अगर कोई व्यर्थ पदार्थ है, इनके अकार्बनिक और कार्बनिक के, अगर वह जल में मिल गया तो इसमें जो घुलने वाला ऑक्सीजन रहेगा, जो उसमें घुलने वाला ऑक्सीजन रहेगा उसकी मात्रा को कम कर देगा, यानी वह ऑक्सीजन को बहुत कम ही मात्रा में घुलने देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वह जल आपका दूषित हो जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि जल का टेम्परेचर, जो आपका वाटर होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वह जितना अधिक होता है उतनी ही कम उसमें घुलनशील ऑक्सीजन जो होती है उसकी मात्रा उतनी ही कम होती है। ठीक। और जो एक जल की जो डीओ की मात्रा होती है, डीओ मतलब वही डिसॉल्व ऑक्सीजन, अभी हमने बताया ना आपको कि डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में बताया जाएगा। तो कह रहे हैं यही कि जल की जो डीओ की मात्रा होती है यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है यानी घुलनशील ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह जलीय जीव जो रहते हैं उनके जीवन यापन पर निर्भर करती है। अगर घुलनशील की मात्रा जो है अच्छी से नहीं रहेगी तो जल के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनके जीवन पर संकट आ सकता है। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये जो हो रहा है सीओडी में, सॉरी बीओडी में, किस में हो रहा है, सब बीओडी में हो रहा है। कि जो कार्बनिक हो रहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं, तो इन सब के जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो जल में जाकर जाते हैं, बहकर कहीं से भी जाते हैं, तो क्या कर देते हैं, जो जल में घुलने वाली ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा को कम कर देते हैं। तब जब कम कर देंगे तो उसमें जो जीव जंतु अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके जीवन के लिए मतलब उनका जी पाना मुश्किल हो जाता है। तो जब वो मरेंगे उसमें तो आपका जल प्रदूषण निश्चित है होगा। तो इसमें ये है। और जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि बीओडी क्या होता है, तो बीओडी मान लीजिए एक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। बीओडी जो है ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जिसकी किसी इकाई जल के, मान लीजिए कोई आप लोग थोड़ा सा जल ले लिए हैं, बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जिसकी किसी इकाई जल के आयतन में, कोई जल है, कोई यहाँ मान लीजिए किसी वेसल या बर्तन में जल भरा हुआ है, ठीक, तो इसके आयतन में जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक उपचयन कर लिया जाता है, इसमें मान लीजिए जल है इस वेसल में, ठीक, तो इसका कुछ ना कुछ आयतन तो होगा। तो इसमें जो सूक्ष्म जीव जो भी रहते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव इसमें हैं, तो जो जैविक उपचयन होता है तो उसकी आवश्यकता पड़ती है बीओडी में। मतलब कहना यह चाह रहा है कि बीओडी जो है ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जिसकी किसी इकाई जल के आयतन में सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक उपचयन के लिए आवश्यकता होती है। यानी जल है आपका,
प्योर है तो आप लोग बीओडी की बात कर रहे हैं तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग हो रही है। यहाँ पे वेसल में आपका क्या है, जल है, वेसल में आपका जल है, इसका कुछ न कुछ आयतन होगा। तो जो सूक्ष्म जीव रहेंगे इसका कितना उपचयन कर लेंगे, इसी की आवश्यकता आपको पड़ रही है किसमें, बीओडी में। तो आपको यह समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर आपका लिखा भी गया है, आप लोग इसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अभी तक आपने बीओडी में ये देखा था कि इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक के पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ मिलाए जाते थे, लेकिन यूट्रोफिकेशन में ये है, सुपोषण में क्या है, इसका हिंदी अर्थ होता है क्या, इसका हिंदी अर्थ होता है सुपोषण। यानी जो आपको पोषण भोजन मिल रहा है एकदम पूरा पौष्टिक मिल रहा है, एकदम आपके शरीर पर भोजन जो है वह लगेगा। ठीक, मतलब कुछ आपको पहचान हो बना देगा कि ये भोजन पौष्टिक भोजन या कर रहा है, तो सुपोषण यानी पौष्टिक आहार इसमें मिलने वाला है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बड़े बड़े जलाशय होते हैं, समुद्र होते हैं, नदी नहर जो भी होती हैं, इसमें अपमार्जक मिल जाते हैं। क्या होते हैं, अपमार्जक, जिसे आप लोग बोल सकते हैं डिटर्जेंट। इसमें क्या मिल जाते हैं, डिटर्जेंट मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जीवों के कुछ समूह होते हैं, छोटे छोटे जीवों के कुछ समूह होते हैं, जैसे नील रहित शैवाल, क्या होते हैं, नील रहित शैवाल होते हैं, जो इसका उपयोग कर लेते हैं। जो आपके अपमार्जक मिलाए जाते हैं तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में आपका फास्फेट उत्पन्न होता है। फास्फेट जब उत्पन्न होता है तो उसमें जो जीव जंतु रहते हैं जलाशयों में, खासतौर पर नील रहित शैवाल जो होते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, जो आपके कार्बनिक व्यर्थ पदार्थ रहते हैं, जो आपके कार्बनिक व्यर्थ पदार्थ रहते हैं, उनका भी अपघटन इसमें होता है, किसमें, सुपोषण में। तो जब उनका भी अपघटन होगा, जैसे आपका कार्बनिक जो व्यर्थ पदार्थ रहते हैं उसका भी जब अपघटन इसमें होगा सुपोषण में, तो उसमें से अनेक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। जब अनेक पोषक तत्वों की पदार्थ की मात्रा जब इसमें बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो इससे जो है शैवाल प्रस्फुटन, एक नाम आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, शैवाल प्रस्फुटन। शैवाल प्रस्फुटन की गति जो है वह तीव्र हो जाएगी, यानी इनका जो जनन है, नील रहित शैवाल जो है, इनकी मात्रा बहुत अधिक आपके जलाशयों में बढ़ने लगेगी। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो शैवाल प्रस्फुटन होता है यह पूरी जल की सतह को भी ढक सकता है, यानी इसमें इतना ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी कि इससे जल का जो आपका सतह रहेगा वो भी पूरा ढका सकता है। तो यह जल में जो पोषक तत्वों की समृद्धि होती है और उसके परिणाम स्वरूप जो उसमें अनेक प्रकार की प्रजातियां उत्पन्न होती हैं और अनेक प्रकार की प्रजातियां जो नष्ट भी होती हैं, तो इसी की कमी की प्रक्रिया को हम लोग सुपोषण बोल सकते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तब भी आसानी से लिख लेंगे। क्या आता है CO2, क्या आता है CO2, ये क्या होता है इसको समझते हैं। सीओडी का हिंदी जो होता है वो होता है रासायनिक ऑक्सीजन मांग। क्या होता है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, आप लोग लिख लीजिए, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। और हिंदी यानी फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पीओडी पढ़ा, अब पढ़ेंगे सीओडी। सीओडी क्या होता है इसको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो पर्यावरण रसायन विज्ञान में आपकी रासायनिक ऑक्सीजन मांग के क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या आमतौर पर इसका उपयोग होता है, इसको हम जानेंगे सीओडी में। जैसे कि एक प्रकार से बोल सकते हैं आप लोग, सीओडी जो होता है, सीओडी जो होता है यह ऑक्सीजन की मात्रा का एक सांकेतिक उपाय है, यानी इंडिकेटिव मेजर है। इसके द्वारा एक प्रकार की मेजरमेंट भी आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, किसका वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो होता है यह ऑक्सीजन की मात्रा का एक सांकेतिक उपाय भी होता है, जिसे आप लोग इंडिकेटिव मेजर भी बोल सकते हैं। और यह एक मेजर्ड सॉल्यूशन में प्रतिक्रियाओं द्वारा कंज्यूम्ड होता है। यानी कोई मेजर सॉल्यूशन है, जैसे जल है आपका, उसमें अगर मेजर किया जाए कि कितनी अशुद्धियाँ हैं और कितना प्योर है, तो इन सब को यह कंज्यूम्ड करता है, यानी इन सब को यह लिख सकता है, कौन, सीओडी में। यह आमतौर पर क्या करता है, जो सॉल्यूशन का विलयन होता है उसके आयतन से अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन ली जाती है उसको वह द्रव्यमान के रूप में प्रकट कर देता है, कौन, सीओडी। और इसका एसआई प्रणाली में अगर मात्रक की बात करें तो mg/लीटर होता है। ठीक, और सीओडी का जो सबसे अधिक आमतौर पर प्रयोग होता है वह सतह के पानी, यानी जैसे सतह का पानी मतलब आपका नदी हो गया,
तालाब हो गया, झील हो गया, या जो अपशिष्ट जल में पाए जाने वाले आपके ऑक्सीकरण योग्य प्रदूषक होते हैं उनकी मात्रा को COD के द्वारा हम निर्धारित करते हैं। यानी जल है आपका, इसमें कितनी अशुद्धियाँ, इसकी सतह में आपकी कितनी अशुद्धियाँ, इन सबको यह अलग कर कर बता सकता है। कौन? COD। तो ये हो गया आपका पूरा COD, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन या 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। यानी घुलित ऑक्सीजन की संकल्पना, ये क्या होता है? इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन किस किस में घुल सकता है, किस में कितना घुलनशील होता है, किस में कितना नहीं घुलनशील होता है, कितनी मात्रा इसकी आवश्यकता पड़ेगी कितनी मात्रा की, और कितनी मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी सब मिला जुला कर बात यह है कि ऑक्सीजन आपका किस में कितना घुलनशील है। तो इसकी संकल्पना की गई है। यह 5 नंबर में आपसे पूछा भी जा सकता है और सिलेबस में आपके पूरा कंप्लीटली दिया भी है। तो इसको समझते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये क्या पता है? पता ये है कि जो ऑक्सीजन होता है हर जगह पृथ्वी पर पाया जाता है। पृथ्वी के अनेक पदार्थों में यह जो है आपका ऑक्सीजन मिलता है। जैसे अगर पानी और वास्तव में अन्य तत्वों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में होता है, पानी से अगर तुलना करें, जो ऑक्सीजन रहता है आपका, ऑक्सीजन जो है आपके पूरे वायुमंडल में फैला हुआ है स्वतंत्र रूप से। क्या है यह? फैला हुआ है। यह कहीं पर यौगिक रूप में पानी, खनिज तथा चट्टानों का भी यह महत्वपूर्ण अंश होता है। कौन? ऑक्सीजन होता है। और यह जो है वनस्पति हो गया, वनस्पतियों के लिए, प्राणियों के लिए, सब शारीरिक पदार्थों का ऑक्सीजन जो होता है वह एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। कौन? ऑक्सीजन। और आपको ये भी पता है जो आपका ऑक्सीजन होता है वह पानी में थोड़ा घुलनशील होता है, जो जलीय प्राणियों के शोषण के लिए आवश्यक होता है। अगर पानी में भी ऑक्सीजन ना रहे तो जो उसमें जीव जंतु रहते हैं वो लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए जल में भी थोड़ा ऑक्सीजन घुलनशील रहता है। और बहुत से तत्व जो हैं ऑक्सीजन से सीधा सीधा संयोग कर लेते हैं। बहुत से तत्व हैं, जैसे कि आपका हो जाता है फास्फोरस हो गया, और आपका हो जाता है सोडियम हो गया। तो ये जो है साधारण ताप ही, जो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो फास्फोरस और जो सोडियम होते हैं एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर ही जल से धीरे धीरे क्रिया करना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अधिकतर जैसे आपका कार्बन हो गया, गंधक, लोहा, मैग्नीशियम आदि जो हैं गर्म करने पर क्रिया करते हैं। ये जो है आपके फास्फोरस, सोडियम जो है ये ऑक्सीजन से नॉर्मल टेम्परेचर पर ही धीरे धीरे क्रिया कर लेते हैं। लेकिन जो आपके कार्बन हो गया, लोहा, मैग्नीशियम, ये जो है जब इनको हम गर्म करेंगे तब वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। ठीक। और जो ऑक्सीजन होता है वह आपके बहुत से जो यौगिक हैं उनसे भी क्रिया कर लेता है। जैसे आपका हो गया आगे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, फेरस हो गया, मैग्नस हाइड्रोक्साइड हो गया, इनका ऑक्सीकरण जो होता है वो भी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन के साथ हो जाता है। इनको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। और आपको बता दें जैसे कोई भी धातु है, जैसे किसी भी धातु से आपका ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर धातु का दहन होता है। कोई अगर धातु है उससे हम अगर ऑक्सीजन की क्रिया करा रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ दहन जरूर होता है। तो इसमें थोड़ा सा था आपका, डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कुछ था नहीं, एकदम सिंपल सा एक छोटा सा आपका थियरी था और यही 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं इसमें हम कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जब पॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसका आपको उपाय तो जानना ही चाहिए कि अगर हम पॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार से हम कंट्रोल करें। तो कंट्रोल को जानना है तो इसको लिखना भी पड़ेगा। तो इसमें आप लोग फर्स्ट नंबर लिख लीजिएगा कि जो आपका होता है, क्या बोल सकते हैं आप लोग उसको, अपशिष्ट जल। अपशिष्ट जल जो होता है उसको जब हम पूरा प्योरली एकदम उपचार उसका कर लेते हैं, जब बहुत उपचार कर लेते हैं तो उसके बाद उसे हमें नदियों में डालना चाहिए। मतलब उसको पूरा प्योर कर लें। अब नदियों का मतलब जो आपके प्राकृतिक जल हैं, ताकि आपका जो प्राकृतिक जल है वह खराब ना हो। तो आप लोग लिखेंगे अपशिष्ट जल को उपचारित करके ही नदियों में मिलाना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका देखिए, ये कह रहा है कि ठोस अपशिष्ट को खुले स्थानों पर फैलने से रोकना चाहिए। जैसे कि आपका जो अपशिष्ट
जल है, खराब जल है, उसको खुले स्थानों पर जाने से रोकना चाहिए। अब खुले स्थानों पर जाएंगे तो वहाँ पर अनेक प्रकार के आपके कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जो हैं जन्म लेंगे, जो आपकी सेहत को हानिकारक पहुंचा सकते हैं, जो आपकी सेहत को हानि पहुंचा सकते हैं। अगला ये कह रहा है कि रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनका जब हम प्रयोग करेंगे कीटनाशक का, मान लीजिए पेड़ पौधों पर कर रहे हैं, फल फूल जिस पर भी कर रहे हैं, तो उसको हम खाएंगे तो हमारे अंदर बीमारी पैदा होगी। अगला ये कह रहा है कि कुओं में क्लोरीन डालकर या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करके पानी में रोगाणुनाशी का प्रयोग करके तभी प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे कि पहले क्या होता था कि सब आदमी जो है, मानव जाति एक कुएं से जल पीती थी, सब जल पीते थे। तो उस अगर कहीं कहीं पर वो भी है, लेकिन अब बहुत कम हो गया है, तो उसको भी प्योर कर लेना चाहिए। उसमें क्लोरीन डालकर, पोटेशियम परमैंगनेट डालकर हम उसे प्योर कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपका अगला ये कह रहा है कि जैसे उर्वरकों के स्थान पर नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले पौधों का इस्तेमाल करें। यानी जो अनेक प्रकार के आजकल खादें चल रही हैं, आखिर धरती में ही जा रही हैं, तो धरती के नीचे पानी है तो उसमें मिक्स होकर जल को अशुद्ध कर दे रही हैं। तो उसके स्थान पर जो पौधे यौगिकीकरण यानी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर लें, उसको सहन कर लें, उन पौधों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला ये कह रहा है कि कुछ उद्योग जो कम मात्रा में जल तो निकालते हैं, लेकिन वो जल जो है बहुत ही खतरनाक रहता है। मतलब कुछ उद्योग हैं जो कम मात्रा में जल निकालते हैं, लेकिन वो जल बहुत खतरनाक होता है, तो उन सब कंपनियों पर रोक लगाना चाहिए। ठीक, तो ये सब था आपका पूरा कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब हमने आपको बता दिया। थोड़ा वीडियो में दिक्कत हुआ है, हमें भी पता है, और आप देखेंगे तो आपको भी पता ही चल जाएगा। तो सब कुछ बता दिया हमने, और चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब अगली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 4 जो है वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। और वीडियोस थोड़ा टाइम से नहीं आ पा रही हैं, लेकिन आएंगी। सब आपका सिलेबस कंप्लीट ज़रूर कराया जाएगा। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।